पहले फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन या फैक्टरिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, मजीद इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देते हैं। होता यह है, जब कंपनी के लार्ज नंबर ऑफ डेटर्स हों, जब कंपनी के लार्ज नंबर ऑफ डेटर्स हों या इनएफिशिएंट कलेक्शन प्रोसीजर्स हों, इन एफिशिएंट कलेक्शन प्रोसीजर्स हों या चांसेस ऑफ, तो बात वही आ जाती है, चांसेस ऑफ बैड डेट्स हो, या आप कह सकते हैं अर्ली फंड रिक्वायर्ड हो, इन तमाम केसेस में हम अपने अकाउंट रिसीवेबल की मैनेजमेंट आउटसोर्स कर देते हैं, मतलब किसी और के जिम्मे लगा देते हैं, उन्हें अपने डेटर की लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं और उन्हें कहते हैं यार ये आपने काम करना है, हम आपको फीस दे देंगे। अब होता क्या है, वो इस फीस के बदले क्या क्या करेंगे। नंबर 1, इंश्योरेंस ऑफ डेटर्स, डेटर्स कंफर्म कर देंगे भाई बैड डेट्स का कोई चांस नहीं। नंबर 2, अगर हमें अर्ली फंड रिक्वायर्ड होगा, अर्ली फंड रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ठीक है। दूसरा, वो जो कलेक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ रही वो भी सेव हो जाएगी, एडमिन कॉस्ट सेव हो जाएगी, फाइनेंशियल कॉस्ट भी कुछ सेव होने के चांसेस होते हैं। अब वो हमसे क्या ले रहा है, फीस लेगा या इंटरेस्ट लेगा ऑन अर्ली फंड या एडवांस फंड के ऊपर। अब इसके फायदे नुकसान ये सब कुछ बताया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ हम आउटसोर्स करें, फैक्टर से फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं या ना जाएं, ये सवाल। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे दोनों के। अगर हम फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं तो हमें फीस के एक्सपेंसेस आएंगे, वो एक्सपेंसेस लिख लेंगे, और जो इंटरेस्ट उसको पे करेंगे वो इंटरेस्ट लिख लेंगे, ये टोटल खर्चा आ जाएगा। और अगर हम नहीं जाते तो बैड डेट्स का एक्सपेंस आएगा, फाइनेंस कॉस्ट का एक्सपेंस आएगा और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी। इन दोनों एक्सपेंसेस को प्लस कर लेंगे, जिसके एक्सपेंसेस ज्यादा है डिसीजन मेकिंग का हो जाएगी। अगर हमारे अपने खर्चे ज्यादा आ रहे हैं तो हम कहेंगे आउटसोर्स कर लेते हैं, फैक्टर कर देते हैं। और अगर फैक्टरिंग के एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहे हैं तो हम फिर खुद ही अपना ही काम चला लेते हैं, ठीक होगी बात। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो पेपर में आपको ये कहेगा कि भाई वो तकरीबन अकाउंट रिसीवेबल का 80% फाइनेंस दे देगा, 80% फाइनेंस वो दे देगा, और वो देगा एट द रेट ऑफ 8%। सपोज इसका मतलब है अगर वो हमें फाइनेंस दे देगा 80%, तो मार्केट से फिर फाइनेंस 80% नहीं लेंगे, और मार्केट का रेट है 12%। अब अगर हम फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंस ले लेते हैं 8% के हिसाब से, तो उसकी फिर किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे जो रिसीवेबल होंगे उसका लेंगे 80%, मल्टीप्लाई करेंगे 8% से, और मल्टीप्लाई करेंगे n/80
360, 365 वाट एवर जो भी टाइम होगा, प्लस करेंगे अकाउंट रिसीवेबल मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 12%। देखिए ना, वो कहता है कि भाई मेरे हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ना सेल करने के लिए, हमने अपने डेटर को आउटसोर्स किया हुआ है। अब जिसको आउटसोर्स किया उनको कहा यार हमें पैसे दो, उधार दो, उनसे उधार ले लेते हैं और उन्हें भी पता है कि हमारे पैसे डूबेंगे नहीं क्योंकि इनके डेटर तो हम नहीं देखने हैं, तो हमें उधार दे देते हैं, फंड हमें मिल जाता है, तो बाहर से फिर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अब बाहर का इंटरेस्ट 20% हम 12% के हिसाब से अरेंज करेंगे और 8% का फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन से ले लेंगे, तो ये हमारी फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी फैक्टरिंग की वजह से। ठीक होगी बात। एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अपेक्स लिमिटेड हैज एनुअल क्रेडिट सेल 1 मिलियन। अगर सारी क्रेडिट सेल्स हैं तो इसका क्या मतलब है, ऐसे सारे डेटर्स हैं, सारी क्रेडिट सेल्स है ना तो सारे डेटर्स हैं। अगर वो कहता है इतनी कैश सेल्स हैं आउट ऑफ विच इतने डेटर्स हैं, तो फिर जितने डेटर्स हैं वो ले लें। क्रेडिट कस्टमर टेक 45 डेज टू पे, 45 दिन वो टाइम लेते हैं। बैड डेट्स 2% है। द कंपनी फाइनेंस इट्स ट्रेड रिसीवेबल विद द बैंक ओवरड्राफ्ट, जो यहां पर वो 15% रेट लेता है। तो बैड डेट्स का एक्सपेंस भी पता चल गया, फाइनेंस कॉस्ट का भी पता चल गया। आगे चलते हैं। अ फैक्टर हैज ऑफर्ड, एक फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन आई, उन्होंने हमें ऑफर किया टू टेक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसीवेबल लेजर्स एंड कलेक्शन फी इज 2.5% ऑफ द, वो कहता मुझे सारी सेल का 2.5% देना, सारे मेरे काम जिम्मे हो। दिस विल बी नॉन रिसोर्स फैक्टरिंग सर्विस, इट हैज आल्सो गारंटेड रिड्यूस द पेमेंट पीरियड। वो कहता मैं पेमेंट पीरियड भी कम करवा दूंगा आपका, आप 45 दिन में उधार दे रहे हो तो मैं कितने दिन की उधार करवा दूंगा, 30 दिन की उधार करवा दूंगा। नेक्स्ट, इट विल प्रोवाइड फाइनेंस 80% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल एट द रेट ऑफ, अगर हम बैंक से ओवरड्राफ्ट करवाते हैं तो 15% है, और फैक्टर वाला हमें कितना ऑफर कर रहा है कि इसका 80% आप मुझसे पैसा ले लेना एट द रेट ऑफ 8%। आगे, Apex Limited estimate by using the factor it will save administration cost 8,000 per year। वो कहता है Apex कहता है कि अगर हम ये फैक्टरिंग कर लेते हैं ना तो 8,000 जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आती है वो भी सेव हो जाएगी। कहता है what would be effect on annual profit if Apex decided to use factor service, और टाइम कितना है आपके पास 365। सबसे पहले आप लोग अपना बनाओ कि नॉट फैक्टरिंग और विद फैक्टरिंग, आपने फैक्टरिंग की सर्विस ली है और आपने फैक्टरिंग की सर्विस नहीं ली। नंबर 1, इफ फैक्टरिंग सर्विस नॉट अवेल, बड़ा खूबसूरत सवाल का जवाब देकर आया करो। अगर नहीं अवेल करेंगे तो क्या क्या खर्चा होगा, एडमिन कॉस्ट कितनी आएगी हमें 8,000, ऐसा ही है। और बैड डेट्स कितने आएंगे हमें, बैड डेट्स हमारे पास है जी 2%। बैड डेट्स कितने हैं जी 2%। 1 मिलियन है सेल आपकी, मतलब 1 मिलियन आपके डेटर हुए, डेटर सेल है ना सारी, मल्टीप्लाइड बाय 2%, 20,000। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट कितनी पड़ेगी 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 15%, ये तो नॉन सर्विस है ना, सर्विस के बगैर है, और मल्टीप्लाइड बाय 45 ओवर 360। ये बात समझ लगी सबको। 45 दिन थे ना, तो 45 दिन की फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगी जब सर्विस नहीं लेंगे तो कितना आ गया 18493। ये हमारा खर्चा आएगा टोटल अगर हम सर्विस नहीं लेते।
ये टोटल खर्चा है हमारा। टोटल ब्रो कितना आ गया? 4649। अब हम सर्विस ले लेते हैं। सर्विस लेते हैं तो एडमिन कॉस्ट भी गई, बैड डेट्स भी गए, फाइनेंस चार्जेस आएंगे थोड़े से 80 वो परसेंटेज और है, ठीक है, और 2.5% हम उसको सर्विस चार्जेस देंगे। तो हम उसके लिए भी फाइंड करते हैं इफ सर्विस ऑफ फैक्टर अवेल, अगर हम अवेल करते हैं तो सबसे पहले कॉस्ट का कितनी आएगी? सर्विस चार्जेस, कितने हैं सर्विस चार्जेस? 2.5%। 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 25,000 फाइनेंस कॉस्ट। ये इंटरेस्टिंग है। अब फाइनेंस कॉस्ट देखें, 1 मिलियन का 80%, 1 मिलियन का 80% के ऊपर कितना रेट मिलेगा? 8%। और दिन कितने हैं? 30/365। और 1 मिलियन का 20% वो किस रेट पे मिलेगा? 15% मल्टीप्लाइड बाय 30/। अच्छा, यहां पर अक्सर बच्चे सोचने लग जाते हैं कि 45 डेज ले या 30 डेज ले। नीचे भाई इसमें 30 डेज ही लेने, क्योंकि फैक्टरिंग लेनी है तो फैक्टरिंग में तो डेज उसने 30 करने हैं। तो अगर हमने बाहर से फाइनेंस लेना है तो भी 30 डेज के लिए लेना है, और अगर हमने उससे लेना है तो भी कितने दिनों के लिए लेना है? 30 डेज की। 80% वो फाइनेंस दे देगा और 20% हम बाहर से अरेंज कर लेंगे। तो कितनी फाइनेंस कॉस्ट आ गई दोनों को मिला के? दोनों को इकट्ठा या अलग अलग? पहले की कितनी है? 5260 और दूसरे की 243366 प्लस कर दो 7726। अब ये हमारे पास है कि अगर हम वो फाइनेंस सोर्स लेते हैं तो हमारी कॉस्ट आती है। कितनी कॉस्ट आ गई? 32726। और अगर हम फाइनेंस कॉस्ट फैक्टरिंग सर्विस नहीं लेते तो 40,493 रुपया खर्चा आएगा, और अगर हम फैक्टरिंग की सर्विस ले लेते हैं तो 32,726 रुपए आएगा। उसने सवाल की रिक्वायरमेंट क्या पूछी है? व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। तो बताओ सर्विस लेने से प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे रिकमेंडेशन, या इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट लिख देना जो रिक्वायरमेंट है। कहता है ड्यू टू फैक्टर सर्विस रुपीस, कितने सेव हो रहे हैं दोनों का डिफरेंस? 1376 कॉस्ट सेव। सो इंक्रीज इन प्रॉफिट, या प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय ₹13,767। समझ लगी है? क्लियर होगी बात? तो सिंपल फैक्टरिंग की वजह से ये सिर्फ ना इंटरेस्ट लेने का वो देखना है ध्यान से, वो कितने परसेंट ले रहा है। जितने परसेंट देगा वो उसका रेट ले लेंगे, और जितने परसेंट वो नहीं देगा तो रेट हम कौन सा ले लेंगे? ऐसा नहीं होता, फिर हम क्यों फैक्टर लेंगे? हम फैक्टर नहीं, इन केस हम कॉस्ट तो फाइंड कर लेंगे ना, उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी तो फिर हम उसे लेंगे नहीं, हम फैक्टर सर्विस ही नहीं लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट
अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट के बारे में आपको आइडिया तो है। अर्ली, इसमें 2 नंबर के एमसीक्यूज काफी सारे बन सकते हैं, ये सारे 2-2 नंबर के एमसीक्यूज हैं। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का लफ्जी मतलब पता है सबको? अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का मतलब ये होता है, हम डेटर को कहते हैं कि हमें जल्दी पैसे दे दो। अगर हम जल्दी पैसे लेते हैं तो हमें नुकसान भी है, फायदा भी है। नुकसान क्या है? रेवेन्यू कम हो जाएगा, और फायदा यह है कि वो जो फाइनेंसिंग कॉस्ट पड़ेगी वो भी हमें कम टाइम के लिए पड़ेगी। अब हम अर्ली डिस्काउंट लें या ना लें, ये डिसाइड भला कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि अर्ली डिस्काउंट की वजह से हमारा रेवेन्यू कितना कम होगा, और अर्ली डिस्काउंट ना लेने की वजह से हमें फाइनेंस कॉस्ट कितनी पड़ेगी। अर्ली डिस्काउंट की वजह से हमारा रेवेन्यू कितना कम हो जाएगा, और अर्ली डिस्काउंट लेने ना लेने की वजह से फिर हमें फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगी ना, उसमें नंबर ऑफ डेज, 30 डेज, 60 डेज, 70 डेज। तो अगर हमें जिस पे ज्यादा फायदा होगा वही करेंगे। अगर हमें अर्ली डिस्काउंट देने पे फायदा नजर आ रहा है, मतलब फाइनेंस कॉस्ट बच रही है ज्यादा, तो हम अर्ली डिस्काउंट दे देंगे। डेटर को कहेंगे 10 दिनों में पैसे दो, डिस्काउंट देते हैं। और अगर हमें नुकसान हो रहा है तो फिर हम उनको कहेंगे नहीं, अपना टाइम पर ही पैसे देना और पूरे देना। तो अर्ली डिस्काउंट की ये बातें सारी आपने एक नजर पढ़नी है। पर्पस क्या है, जल्दी पैसे लेना, कैसे इवेल्युएट करते हैं डिस्काउंट, वो कहता है कैसे फाइंड करना है। सिंपल अभी ये डायरेक्ट ही कर लेंगे कि क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय जितने परसेंट कस्टमर ने डिस्काउंट लेना है मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, बल्कि आप लिख लो ताकि ना डिस्काउंट हम कैसे फाइंड करेंगे। अर्ली डिस्काउंट हम देखेंगे कि टोटल हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स कितने हैं या क्रेडिट सेल्स कितनी है। अब हर बंदा तो डिस्काउंट नहीं लेगा ना। परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल जो कि डिस्काउंट अवेल करेंगे, और मल्टीप्लाइड बाय हमने डिस्काउंट देना कितना है। डिस्काउंट रेट टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट लोगों ने डिस्काउंट लेना है, मल्टीप्लाइड बाय कितना डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, इसमें फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जितने परसेंट लोगों ने पैसे जल्दी देने हैं उनकी फाइनेंस कॉस्ट उतने टाइम की आएगी, और जितने परसेंट लोगों ने पैसे लेट देने हैं उनकी फुल कॉस्ट आएगी, फाइनेंस कॉस्ट। आईकैप थोड़ा सा अजीब तरीका करता है, आप ये अजीब तरीका कर सकते हो लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें इस तरीका भी समझ लग जाए। ये सवाल है जी, एक्स एंटिटी बोरो एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 15%, ये क्या चीज है? फाइनेंस कॉस्ट। क्या चीज है? 15% बैंक ओवरड्राफ्ट है ना। It has annual credits at 5 million and all customer buy on credit. Customer are normally required to pay within normally वो 45 दिनों में पैसे पे करते हैं। Entity X offer 1.5% discount if payment is made within 10 days. 60% customer take this discount. What is the annual cost of the discount policy? एनुअल डिस्काउंट पॉलिसी की वजह से हमारी कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा या प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। सवाल ये एमसीक्यूज में तो कंफर्म आते हैं और होते भी फ्री के मार्क्स। अब सिंपल से क्या बात करेंगे, हम डिस्काउंट भी फाइंड कर लेते हैं और उसका फाइनेंस कॉस्ट में जो फर्क है वो भी फाइंड कर लेते हैं, और उनमें फर्क देख लेंगे कि किसकी वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले अगर डिस्काउंट नहीं लेते, डिस्काउंट नॉट अवेल, तो कितनी कॉस्ट पड़ती? डिस्काउंट नॉट अवेल। उसी तरह से फैक्टर वाला तरीका, आपकी सेल कितनी है? 5 मिलियन, आपको फाइनेंस कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 15%, क्योंकि उसने बताई फाइनेंस कॉस्ट है।
कुछ और बताता तो वो भी लिख लेते। 15% मल्टीप्लाइड बाय कितने दिनों की उधार है, नॉर्मल उधार कितने दिनों की, 45 दिन की। 45 ओवर कितने दिन है बताया उसने दिन, 365। 466। अच्छा, अगर हम नई उधार लेते और डिस्काउंट देते तो हमें इतनी फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगी। वो हमें बैड डेट्स भी बता सकता था कि अगर अर्ली डिस्काउंट नहीं देंगे इतने बैड डेट्स हो जाएंगे, वो बैड डेट्स भी ले लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी ले लेंगे अगर गिवन है। जितने खर्चे गिवन है वो लिख लेते विदाउट डिस्काउंट वाले, नॉर्मल खर्चे। अब इफ डिस्काउंट अवेल, अगर डिस्काउंट अवेल करते हैं फिर हमें खर्चा क्या पड़ेगा। पहला, कितने परसेंट कस्टमर ने डिस्काउंट लेना है, 60% लोगों ने, और कितना डिस्काउंट लेना है, 1.5%। तो 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 60% मल्टीप्लाइड बाय 1.5%, 45। ये खत्म हो चुका है, एक हिस्सा खत्म हो चुका है। फिर अच्छा, जो फाइनेंस कॉस्ट है अब भी हमें 45 दिनों की पड़ेगी, या जो 60% लोग हैं उनकी 10 दिन की कॉस्ट पड़ेगी, और जो 40% लोग हैं उनकी 45 दिनों की पड़ेगी, राइट। तो बात समझ लगी है ना। तो ऐसे फाइंड कर लो। आई क्या अपने नंबर ऑफ डेज को पहले फाइंड करके फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई आप अलग अलग फाइंड करके कंपेयर कर दिया करो, ज्यादा आसान रह जाओगे और थोड़ा सवाल समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर ज्यादा जी। तो 5 मिलियन, अब जरा देखना 5 मिलियन का 60%, ये 60% कस्टमर है, ये पैसे कितने दिनों में दे देते हैं, रेट कितना है 15%, मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 365, इसका इंटरेस्ट कितना आ गया 12329। फिर 5 मिलियन यहां पर लिख भी दिया करो, ये डिस्काउंट है, ये फाइनेंस कॉस्ट है डिस्काउंट वाली, ये फाइनेंस कॉस्ट है बगैर डिस्काउंट वाली। 5 मिलियन का 40% मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 45 ओवर 365, 36986। टोटल कॉस्ट बताएं कि अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो कितनी कॉस्ट पड़ती है, 94,315। तो डिस्काउंट देने से हमारी कॉस्ट ज्यादा हो रही है या नहीं, तो हम डिस्काउंट नहीं देंगे। कितनी ज्यादा हो रही है कॉस्ट, कितनी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन 1849। ये इंक्रीज इन कॉस्ट हो जाएगी ड्यू टू 1849, ठीक है। अब उसने अपने तरीके से फाइंड किया है, हमने अपने तरीके से फाइंड किया है। जो हमारा तरीका है वो पसंद आ जाए तो ठीक है, वरना ये रख लेना, ठीक है ना। जो आपको लगे ये ऐसे ना शरीफ सा लग रहा है छोटू सा, क्योंकि वो डायरेक्ट कैलकुलेशन की हुई है, अदरवाइज वही तरीका है। फैक्टरिंग वाला, डिस्काउंट वाला, जब भी वो डिसीजन मेकिंग वाला आ जाए ना, तो कभी भी जिंदगी में ना घबराया करो डिसीजन मेकिंग से। सिंपल देखो, कॉस्ट या प्रॉफिट, कॉस्ट ज्यादा हो रही है नए डिसीजन से तो छोड़ दो, कम हो रही है तो अडॉप्ट कर लो। प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो अडॉप्ट कर लो, प्रॉफिट कम हो रहा है तो छोड़। ये बात समझ लगी। अब आओ जरा क्रेडिटर मैनेजमेंट। अच्छा, क्रेडिटर मैनेजमेंट क्यों करने की जरूरत है, ये तो हमने किसी के पैसे देने हैं तो नहीं देते, मैनेज करने की क्या जरूरत है। हमारा रिलेशन खराब होने के चांसेस होते हैं, हमारी क्रेडिट वर्थ खराब हो जाएगी, लोग कहेंगे इसको पैसे ना दो, उधार ना दो, कई बातें बन सकती हैं।
इस रिप्यूट को कायम रखने के लिए फिर हमें देखना पड़ता है, हमें एक सॉफ्टवेयर पे अपने क्रिएटर डालने पड़ते हैं कि हमें पता चल जाए कि कोई क्रिएटर ज्यादा लेट तो नहीं हो रहा। अगर आपका फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप उनसे कम्युनिकेट करें। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो उसकी कॉल लाजमी उठाएं। पैसे नहीं है ना, उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई नहीं है पैसे, क्या करूं, दे दूंगा, ठहर के दे दूंगा, ऐसा वैसा जरूर बताएं। मेरा भी एक दोस्त है, उसने काफी सारे पैसे दे, ना दे रहा है ना इनकार करता। मैं उसे कहूँ ना यार मैंने मिलना है, कहता ठीक है, आ जाता मिलने। मैं उसे कहूँ ना कि यार पैसे नहीं दे रहा, बस आप ना ये मैं कोशिश कर रहा हूं, हर महीने उसका वादा होता है, नहीं देता। लेकिन ये उसकी अच्छी बात है कि जब मर्जी कॉल करो, कॉल लाजमी उठाता है। तो उससे ना नफरत नहीं हुई। नो डाउट वो पैसे नहीं दे रहा, काफी सारे पैसे हैं, उसके बावजूद भी ना उससे नफरत नहीं हुई। एक बंदे को ना नफरत हो जाती है इंसान से, वो लाजमी कॉल उठाता। कई उसने वादे किए, वफा ना किए, लेकिन फिर भी ना। तो ये चीज है कि अगर हमने किसी, आप रिक्वेस्ट कर लें कि भाई नहीं है पैसे, आप कोशिश किया करो कि कर्ज जल्दी से जल्दी उतारते होते हैं, कोशिश यही करते हैं। लेकिन अगर है मसला, बंदा नहीं उसको अवॉइड कर सकता, तो फिर आप उनसे जाकर रिक्वेस्ट करेंगे यार थोड़ा टाइम और वेट कर लो, जितना पहले वेट किया, नहीं तो मुझे अपनी नौकरी पर रख लो, मैं आप लोगों का बर्तन धो दूंगा, सफाइयां कर दूंगा, सारा कुछ कर दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो सबर कर लेगा, गालियां गुलियां दे के, लेकिन ये है कि वो नफरत नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको अवॉइड तो कर ही नहीं रहे। तो क्रेडिटर मैनेजमेंट करना भी जरूरी है, गुडविल के लिए, क्रेडिट रेटिंग के लिए। अब इसके अंदर चलो ये तो मैनेजमेंट के तरीके उसने बता दिए ना, फिर सेटलमेंट डिस्काउंट भी होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमें ऑफर आ गई क्रेडिटर से कि भाई 10 दिन के अंदर पे कर दोगे ना तो मैं आपको इतने % डिस्काउंट दे दूंगा। हमने अपने आप को क्या रखना है भला, हमारे पास पैसा नहीं है। कभी भी ये नहीं सोचना कि आपके पास पैसे है मैं पे कर देता हूं। कि हमने क्या सोचना है, आप सुनिए, सप्लायर की तरफ से मैसेज आया कि मेरे भाई अगर तू 10 दिन के अंदर पैसे दे देगा ना मैं आपको इतने % डिस्काउंट दे दूंगा। हमने उठाया कैलकुलेटर, फौरन देखा कि अगर मैं बैंक से लेकर उसे पैसे दे देता हूं, अब बैंक मुझे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वहां से मुझे डिस्काउंट रिसीव होगा, दोनों को कंपेयर करता हूं, बैंक का इंटरेस्ट ज्यादा पड़ रहा है तो मैं मैसेज डिलीट कर देता हूं, और अगर डिस्काउंट ज्यादा है और बैंक का इंटरेस्ट कम है तो बैंक से लेके पैसे उसको दे देता हूं, मुझे फायदा होगा। दैट इज द फाइनेंस मैनेजमेंट। यही तो मैनेजमेंट होती है। और सबसे दुनिया में इस टाइम ना सबसे टॉप पे जो है ना वो फाइनेंस है। सीए में, सीए में नो डाउट ईआरपी का बड़ा स्कोप है, सस्टेनेबिलिटी आ गया इसका बड़ा स्कोप है, टैक्स का बड़ा स्कोप है, ऑडिट का बड़ा स्कोप है, लेकिन फाइनेंस को कोई भी नहीं मीट कर पाता। जो फाइनेंस मैनेजमेंट जानता है ना कोई भी कंपनी उसके कदमों में बैठ सकता। ऑडिटर तो वैसे ही इंडिपेंडेंट जॉब है, लेकिन फाइनेंस एक इंडिपेंडेंट जॉब भी है और कमाल की जॉब है, जिसको फाइनेंस मैनेजमेंट यानी घुमाना आता है। इधर के पैसे इधर दे दे, इधर के पैसे इधर दे दे। एक ना वैसे मैंने एक वीडियो मेरे सामने आई, वो फाइनेंस मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त थी। एक बंदे ने किसी से, शायद आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी, एक बंदे ने ना किसी का पैसे लिए, यार मुझे 5,000 या 10,000 चाहिए, उसने दे दिए। अब वो बंदा पैसे मांगने आया, वो किसी और बंदे के पास चला गया, यार मुझे ना इतने पैसे चाहिए। कहता यार ये दे, कहता यार ऐसा करके ना वो फलां दोस्त है ना उसको दे दे, मेरा नाम क्या है, उसने उसको दे दिए। अब उसने दोबारा डिमांड की यार मेरे पैसे, उसने फिर उसी के पास चला गया, यार इतने पैसे दे दे। वो कहता यार 10,000 रुपए ये ले ले, तेरा व्यवहार अच्छा है, तूने पिछली दफा वापस कर दिए थे। उसको भी कहता है कि यार ये पैसे ना उसको दे दे। अब वो मांगता तो उस दूसरे से लेकर उसको दे देता, और वो मांगता तो उसको, और कहता कि आपको भी दे दो। वो कहते यार ये कमाल है, उन्होंने पकड़ लिया ये बात के, ये टेक्निक है। वो चलेगा सारे के भाई ये तो क्या कर रहा है ड्रामा, मुझसे पैसे लेकर इसको दे देता है, इससे पैसे लेकर इसको देता है। कहता अब आपको पता चल गया ना तो आपस में ले दिया, ले वो उसको दे दिया करे, वो उसको दे दिया करे। तो ये फाइनेंस मैनेजमेंट है, ये क्रेडिटर मैनेजमेंट है कि आपने पैसा कैसे अरेंज करके कैसे पे करना। तो अब अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट लेना है या नहीं, क्या कैसे पता चलेगा? डिस्काउंट रिसीव कितना है,
और फाइनेंस कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो एक सवाल छोटा सा कर लेते हैं, एक ही सवाल है और ये चैप्टर का जब आखिरी सवाल है। अब आपने करना यह है कि एक दफा चैप्टर को गो थ्रू करके उसके बाद फिर आपने इसके पास पेपर के सारे सवाल कर, टोटली 15 सवाल 13 सवाल है जिसमें 5 एमसीक्यूज है, तो बाकी 10 सवाल बच जाते हैं। और इससे कहीं ज्यादा ये जो एग्जांपल्स है ना, ये बेसिक एग्जांपल्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा सवाल आएगा तो वहां से आएगा, छोटा सवाल आएगा तो यहां से आएगा, 2-3 नंबर का 4 नंबर का एमसीक्यूज के अंदर ये वैसे। प्लॉट कंपनी परचेज एंड सेल अ प्रोडक्ट क्यू with sales of product occurring evenly throughout the year. The annual demand of the product is इतनी डिमांड है, हमें इतने यूनिट्स, ये भी ध्यान रखा करो, 450,000 यूनिट्स डिमांड है और प्लॉट कंपनी बाय दिस 2 पर यूनिट ऑन 60 डेज। जितने दिन का क्रेडिट हमें चाहिए, इतने दिन की टोटल पहले परचेज तो फाइंड कर लो कितनी है, 456,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 9,12,000 हमने उधार ले ली, 9,12,000 की उधार ले ली। कितने दिनों की उधार ली, 60 दिनों की उधार। अब सवाल देखना, डेज लेना बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यहां तुक्के नहीं मारने, अपने आप को मैनेजर समझ के करना है कि आप भी एक फाइनेंस मैनेजर हो। हंस पड़े हो अपने ऊपर। The supplier offered 1% सेटलमेंट ऑफ इनवाइस विद इन 30 डेज। सप्लायर की तरफ से मैसेज आया कि भाई अगर कोई बंदा 30 दिन के अंदर पैसे दे देगा तो मैं उसको 1% डिस्काउंट दे दूंगा। कितने परसेंट डिस्काउंट दे देगा, 1% डिस्काउंट दे देगा। अब मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, मैंने कहां से पैसे लेने आए, बैंक से। कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के अंदर पे करने हैं, 30 दिनों के लिए 60 दिन की टोटल उधार है और हमने बैंक से कितने दिनों के लिए पैसे चाहिए, 30 दिनों के लिए। यार 30 दिनों बाद मैं पैसे उसको देने हैं ना, यहां दिन कौन से लेने हैं, 30 डेज यहां पर उसको पे करना है। हम बैंक के पास गए कि इस दिन हमें पैसे दे दो, और हमने उसके पैसे देने कब थे, 60 डेज पे, ये दिन हमें चाहिए। हमने पैसे देने असल में कब देने थे, 60 दिन बाद, और अब कब देने पड़ रहे हैं, 30 दिन बाद। अगर हम 30 दिन पे पे करते हैं तो हमें 1% डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर हम नहीं पड़ेंगे तो नहीं मिलेगा। तो हम बैंक के पास जाएंगे कि 30th को मुझे पैसे चाहिए। कितने दिनों के लिए चाहिए, 60 को, तो 60 दिन बाद तो पे करने ही करने थे, हम कहेंगे जी 30 दिन के लिए, ताकि कहीं से हमें पैसे अरेंज हो जाएंगे, कर लेंगे। अब वो कहता है प्लॉट कंपनी फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल थ्रू शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, उसने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की, 5% के हिसाब से उसको मिल गया फाइनेंस। अब अज्यूमिंग दैट देयर इज 65 डेज इन द ईयर, अब वही बात, हम डिस्काउंट लें या हम डिस्काउंट ना लें। अच्छा, अगर हम डिस्काउंट लेते हैं तो हमें कितने दिन का इंटरेस्ट पड़ेगा, 30 दिन का। कितने दिन का पड़ेगा, और अगर नहीं लेते तो 60 डेज का। वो जो तो सिंपल क्या करेंगे, 9,12,000 का पहले तो लेते हैं 1%, जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है। कितना डिस्काउंट आ गया, 9129। अच्छा, ये नीचे लिखा भी हुआ है 9120। अब आप 30 डेज का पहले तो डिस्काउंट फाइंड पे, 30 डेज का फाइनेंस कॉस्ट में क्या डिफरेंस आएगा, 912 मल्टीप्लाइड बाय क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5%, मल्टीप्लाइड बाय एक दफा 60/365 करें, और एक दफा सेम अमाउंट रखकर 30/365 करें। सॉरी, किसमें से मैं, नहीं, हमने 9,12,000 देना है। वो कहते हैं कि ऐसा करो कि आपको ना हम 1% डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, माइनस करेंगे तो बाकी के पैसे देंगे। इनकम हमारी कितनी है, तो 1% ही है ना। हमने
पैसे जो देने हैं वो रिमेनिंग अमाउंट देनी है, लेकिन हमारी इनकम तो यही बनेगी ना 1%। हाँ जी, फाइनेंस कॉस्ट में कितना, दोनों का डिफरेंस बता दो। 7496 और दूसरे का 3747। कितना मुझे फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगी एक्स्ट्रा, कितनी मुझे एक्स्ट्रा फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगी? कितना? 37। अच्छा, अगर मैं डिस्काउंट लेता हूं मुझे कितनी एक्स्ट्रा फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगी? और 9120 था, इतना मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये मेरी इनकम है और ये मेरी फाइनेंस कॉस्ट मतलब के एक्सपेंस है। जितनी फाइनेंस कॉस्ट मेरी इंक्रीज हो जाएगी वो इतनी है, तो क्या मुझे डिस्काउंट अवेल करना चाहिए या नहीं? डिस्काउंट अवेल कर लेना चाहिए। उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे इनकम ज्यादा हो रही है, फाइनेंस कॉस्ट कम आ रही है। और अगर कभी जिंदगी में ऐसा हो कि हमारी फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा आ रही हो, इनकम कम आ रही हो, तो हम कहेंगे डिस्काउंट हमने नहीं लेना। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं इसकी। वो कहता है कैलकुलेट द नेट वैल्यू इन रुपीज एक्सेप्टिंग अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट फॉर दिस। तो ये अमाउंट उसको नेट चाहिए। नेट एनुअल बेनिफिट 5370। ठीक, अगर हम लोग बड़ा सुना पहले दिन पे बैंक से लोन लेके उस पे इंटरेस्ट ले इन्वेस्ट करके, तो फिर हमें तो और कम आएगी बहुत। इंटरेस्ट ले क्या करें ले, यानी कि एक तो हमें पहले इंटरेस्ट पे करना है बैंक का, तो हमने लोन लिया और उसी अमाउंट को इन्वेस्ट करके 30वें दिन उसको दे दे हम, तो हमें तो ये तो मसला मतलब क्या है? मसला मेन ये है कि आपने डिसीजन मेकिंग उसकी देखनी है जो सिचुएशन उसने दी है। अगर वो ये हमें कहता है कि ये एक सिचुएशन है तो फिर बताओ क्या करना है, तो फिर हम उसकी कैलकुलेशन करके इसका तो और कम ही हो जाएगा। हाँ, और कम भी हो जाएगी, लेकिन सिचुएशन जो उसने दी है हमने उसको देखना। सर जी हम लोग 60 डेज का भी बैंक से लेके देंगे। 60 डेज के लिए हमें इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना। मुझे अपने देखें मेरी बात सुनो, हमें फाइनेंस कॉस्ट पहले हमने अगर उधार ली है कितने दिनों के लिए लिया है? अब हम कितने दिनों बाद पैसे पे करने जा रहे हैं? 30 दिन बाद। हमें जो फाइनेंस कॉस्ट पड़नी है वो कितने दिनों की पड़ेगी? 60 दिन की या 30 दिन की? 30 दिन की। तो टोटल में से 30 माइनस कर दिया तो बाकी कितना बच गया? 30 दिन। आप ऐसा भी कर सकते, सिर्फ 30 दिन की फाइनेंस कॉस्ट ले ले, सिर्फ 30 दिन की, वो भी वही आएगी। अब ये देखें इसका डिफरेंस वही आएगा। हम बैंक से पैसे लेके क्रेडिटर को देना होता है। देखें दो तरीके हैं, एक तो ये तो आई कैप का तरीका नहीं, इधर सुनिएगा। आपको ये इतना पैसा बच रहा है डिस्काउंट की वजह से, अब बैंक के पास गए, बैंक से कितना पैसा लेने गए? 9,12,000। कितने दिनों के लिए लेने गए? 30 दिनों के लिए। 30 दिनों के लिए हमने उसको 30th को पे करने आए, और उस 30th से लेकर कितने दिन आगे बनते हैं? 60। तो कितने दिन बनते हैं? 30। तो आप सिंपल 30 दिन का ले ले, 5% मल्टीप्लाइड बाय 30/365, आपका वही आंसर आएगा। आई क्या आपने क्या किया? टोटल डेज में से जितने की डिस्काउंटिंग है उसको आपस में माइनस कर देता है, आप सिर्फ टाइम ही वो ले लें। असल में बेसिकली उसने ये किया है 60 - 30। क्यों किया है? टोटल क्रेडिट टर्म्स कितनी है? 60। हमें कब पैसा चाहिए? 30 दिन बाद। तो 30 से लेकर 60 दिन का टाइम ले रहा है। अब बैंक के पास गए कि मुझे पैसे चाहिए, कब चाहिए? आज के 30 दिन बाद। वो पैसे दे देगा, और असल में आपको पैसे कब आने थे? 60 दिन बाद। तो उतने दिनों का वो इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर देगा। ठीक होगी बात? तो ये भी वही वैल्यू आएगी। चलें जी, आप टाइम नहीं है वरना ये मैं थोड़े से एमसीक्यूज भी आपको करवाता। ये एमसीक्यूज आपने लाजमी देखने, बल्कि आप ऐसा करो ना, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। टोटल 13 क्वेश्चन है, 15 है, 15 में सिर्फ 5 एमसीक्यूज है ना। तो आप ऐसा करो कि आज के दिन के लिए 7 और कल, बल्कि आज के दिन के लिए 8 और कल के दिन के लिए 7 रखो और इसको खत्म कर दो। मंडे तक ये तैयार होना चाहिए, ठीक है? और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वैसे बहुत बड़ा टॉपिक शुरू करने लगे हैं, फिर तो टाइम भी हमें लगेगा।